अगर देश का संविधान एक रूल बुक है तो उसका अल्टीमेट गार्डियन कौन है? प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कोई और? A very interesting question to start with. आज हम इसी गार्डियन की पावर्स को अनकवर करेंगे। ये एक हाई स्टेक्स गेम है जहां एक गलत मूव पूरे सिस्टम को हिला सकता है। बिल्कुल। रेडी हो इस माइंड ब्लोइंग जर्नी के लिए? तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन क्लिक करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और हाँ, कमेंट सेक्शन में एक फायर इमोजी ड्रॉप कर दो। लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's do it. आज हमारा मिशन है इंडियन जुडिशरी के PYQs को डिकोड करना। हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का असली कस्टोडियन कौन है? राइट और गांव की अदालत यानी ग्राम न्यायालय कैसे काम करती हैं। फिर हम जुडिशियल रिव्यू के सुपर पावर को समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र आर्टिकल 142 कब यूज होता है। हाँ, और जजेस को हटाने का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसे इम्पीचमेंट कहते हैं उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। फ्री लीगल एड किसको और क्यों मिलती है अंडर नालसा। इसके अलावा रिटायर्ड जजेस और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थोड़े ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स। और एंड में लॉयर्स और बार काउंसिल्स के रूल्स। बेसिकली हम जुडिशरी के हर इंपॉर्टेंट कॉर्नर को एक्सप्लोर करेंगे, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बाय ऑप्शन। चलो शुरू करते हैं। ओके तो पहला सवाल ये है यूपीएससी 2015 से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शंस हैं ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी द लोकसभा सेक्रेटेरिएट और डी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट एज कस्टोडियन। राइट। तो कस्टोडियन का मतलब है रक्षक या गार्डियन। अब देखो, इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इसमें लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट लॉज बनाती है और एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट उन्हें इंप्लीमेंट करती है। एग्जैक्टली। लेकिन क्या हो अगर ये ऑर्गन्स अपनी पावर से आगे निकल जाए? तभी तो अंपायर की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट। यहाँ रोल आता है जुडिशरी का। इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे एक क्रिकेट मैच। अंपायर यानी जुडिशरी ये इंश्योर करता है कि प्लेयर्स यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव रूल्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से खेलें। अगर कोई प्लेयर रूल तोड़ता है तो अंपायर उसे आउट ऑफ लाइन डिक्लेयर कर देता है। सिंपल ना? बहुत अच्छा एनालॉजी है। तो चलो अब ऑप्शंस डाइसेक्ट करते हैं। ओके। ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है बट कस्टोडियन नहीं। वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करने की ओथ जरूर लेते हैं। हाँ, ये तो आर्टिकल 60 में है। राइट, बट फाइनल इंटरप्रिटेशन का पावर उनके पास नहीं है। सो ये गलत है। ओके, आउट। ऑप्शन बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पीएम तो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो वो तो प्लेयर हुए, अंपायर नहीं। बिल्कुल, उनका काम लॉज को इम्प्लीमेंट करना है, इंटरप्रेट करना नहीं। तो ये भी आउट। डन। नेक्स्ट। ऑप्शन सी द लोकसभा सेक्रेटेरिएट। ये तो पार्लियामेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। इनका रोल कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से दूर दूर तक नहीं है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो बचा ऑप्शन डी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल इंटरप्रेटर और गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स के, तो सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर सकता है। यही उनका रोल है एज अ कस्टोडियन। यस। इसके साथ एक पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट भी याद रखना, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है थ्रू आर्टिकल 368। राइट। बट सुप्रीम कोर्ट उस अमेंडमेंट की वैलिडिटी को भी चेक कर सकता है। यही तो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट, केशवानंद भारती केस से जो निकला था। कूल। तो इसको याद कैसे रखें? मेमोरी हैक। ऐसे याद रखो, C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, C फॉर कस्टोडियन और इसका C सेक्शन एक्सपर्ट है सुप्रीम कोर्ट। सही है। तो इन शॉर्ट, प्रेसिडेंट, पीएम एंड लोकसभा सेक्रेटेरिएट प्लेयर्स है, बट द सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट अंपायर और कस्टोडियन। कूल ना? चलो अब हाई कोर्ट से निकलकर गांव की कचहरी में चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जरूर। ये क्वेश्चन है 2016 से, विद रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओके, ग्राम न्यायालयास। Statement 1. As per the Act, Gram Nyayalayas can hear only civil cases and not criminal cases. Statement 2. The Act allows local social activists as mediators, reconciliators. ठीक है। Options: A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो ग्राम न्यायालयास एक्ट 2008 के अंदर बनाए गए थे। इनका मेन पर्पस है रूरल एरियाज में स्पीडी और इजी जस्टिस प्रोवाइड करना। Justice at the doorstep जिसे कहते हैं। यस, ये बेसिकली मोबाइल विलेज कोर्ट्स हैं। सोचो, कोर्ट आपके दरवाजे पर। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचते हैं। मान लो दो पड़ोसियों में जमीन को लेकर कोई छोटा सा झगड़ा हो गया। राइट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने में टाइम भी लगेगा, पैसा भी। हाँ, और प्रोसेस भी लंबा होता है। एग्जैक्टली। तो ग्राम न्यायालय वहीं गांव में आकर जल्दी से सुलह करवा सकती है। इट्स लाइक हैविंग अ फ्रेंडली नेबरहुड जज। बिल्कुल। अब चलो स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। ओके। स्टेटमेंट 1. ग्राम न्यायालयास कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अच्छा। हाँ, द एक्ट क्लियरली स्टेट्स कि ग्राम न्यायालय के पास सिविल और क्रिमिनल दोनों कोर्ट्स की पावर्स होती हैं। इसका एम कॉम्प्रिहेंसिव जस्टिस देना है। तो स्टेटमेंट 1 इज आउट। यस। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट्स एज मीडिएटर्स, रेकंसिलिएटर्स। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। रियली? ये तो काफी यूनिक फीचर है। इट इज। ग्राम न्यायालयास का फोकस कंसीलिएशन यानी सुलह करवाने पर होता है। इसके लिए वो लोकल सोशल एक्टिविस्ट्स जिनकी कम्युनिटी में रिस्पेक्ट हो, उनको एज मीडिएटर्स यूज कर सकते हैं।
दिस इज अ ब्रिलियंट फीचर ऑफ द एक्ट। तो यहाँ हम एलिमिनेशन लॉजिक यूज कर सकते हैं। जरूर। जैसे ही हमने स्टेटमेंट 1 को गलत प्रूव किया, ऑप्शंस ए और सी एलिमिनेट हो गए। करेक्ट। अब हमें सिर्फ बी और डी में से चूज करना है। सिंस स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, आंसर मस्ट बी बी। समझे? परफेक्ट। इसका मेमोरी हैक क्या हो सकता है? ऐसे याद रखो। याद रखो, ग्राम न्यायालय गांव के सभी झगड़े, मतलब सिविल प्लस क्रिमिनल, सुलझाती है और लोकल सोशल लोगों की हेल्प लेती है। वेरी नाइस। तो मिनी रिकैप ये है, ग्राम न्यायालयस आर वर्सेटाइल कोर्ट्स हैंडलिंग बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एंड दे स्मार्टली यूज लोकल मीडिएटर्स। स्टेटमेंट 2 सही है, इसलिए ऑप्शन बी इज द विनर। Okay, from local justice, let's zoom out to one of the most powerful concepts in the Constitution. Here's where it gets really interesting. लेट्स सी। 2017 का सवाल. In India, judicial review implies. द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। Options हैं: A. The power of the judiciary to pronounce upon the constitutionality of laws and executive orders. ओके। B. The power of the judiciary to question the wisdom of the laws enacted by the legislatures. C. The power of the judiciary to review all the legislative enactments before they are assented to by the president. ठीक है। Or the power of the judiciary to review its own judgments given earlier in similar or different cases. तो जुडिशियल रिव्यू, ये जुडिशरी का वो पावर है जिससे वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स यानी लॉज और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को एग्जामिन करती है। चेक करती है बेसिकली। यस। और अगर कोई लॉ या ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट करता है, जिसे अल्ट्रा वायरस कहते हैं, तो कोर्ट उसे इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड यानी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। इसका एक एग्जाम्पल सोचते हैं। मान लो पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया कि सबको रेड शर्ट पहननी पड़ेगी। ओके, अ बिट ऑफ एन एक्सट्रीम एग्जांपल, बट हाँ। तो कोई सिटीजन सुप्रीम कोर्ट जाता है और कहता है कि ये मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो एक फंडामेंटल राइट है, उसके खिलाफ है। राइट। कोर्ट इस लॉ को रिव्यू करेगी और अगर वो एग्री करती है तो उस लॉ को कैंसिल कर देगी। दैट्स जुडिशियल रिव्यू इन एक्शन। परफेक्ट एग्जांपल। अब ऑप्शंस एनालाइज करते हैं। चलिए। ऑप्शन ए, पावर टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। ये डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। यही जुडिशियल रिव्यू का कोर फंक्शन है। लग तो सही रहा है, बट लेट्स चेक अदर्स। ऑप्शन बी, पावर टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉज। ये इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी लॉ की विजडम या अच्छाई बुराई पर कमेंट नहीं करती। अच्छा। वो सिर्फ ये देखती है कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। लॉ बनाना लेजिस्लेचर का काम है, उसकी विजडम पर क्वेश्चन करना जुडिशरी का नहीं। सो बी इज रॉन्ग। ओके, गॉट इट। व्हाट अबाउट सी? ऑप्शन सी, प्रोनाउंस बिफोर दे आर असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट। ये भी गलत है। जुडिशियल रिव्यू लॉ बनने के बाद होता है, जब उसे चैलेंज किया जाता है। पहले से रिव्यू नहीं होता? नहीं। एंड ऑप्शन डी, अपने ही जजमेंट्स को रिव्यू करना। ये पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 137, लेकिन इसे रिव्यू पिटिशन कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू नहीं। नो, ये तो ट्रैप है। इट इज। जुडिशियल रिव्यू लॉज का होता है, नॉट अ कोर्ट्स ओन पास्ट जजमेंट्स। सो डी इज अ ट्रैप। इसके साथ एक पेरिफेरल फैक्ट, जुडिशियल रिव्यू का बेसिस आर्टिकल 13 में मिलता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी डिक्लेयर किया ये है। करेक्ट। इसका मतलब पार्लियामेंट इस पावर को छीन नहीं सकती। करेक्ट। मेमोरी हैक। सिंपल। जुडिशियल रिव्यू, जज का रिव्यू करना। क्या? लॉज एंड ऑर्डर्स। क्यों? टू चेक कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। Simple. In short, judicial review is not about a law's wisdom or a court's own past judgments. It's strictly about checking if a law follows the constitution. So, option A is the bullseye. ऑलराइट, अगर जुडिशियल रिव्यू एक सुपर पावर है, तो अब हम सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेट वेपन की बात करते हैं। लेट्स अनपैक दिस। Article 142. हाँ, from 2019. With reference to the Constitution of India, prohibition or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibitions or limitations on the constitutional powers under Article 142. It could mean which one of the following? थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। Options हैं: A. The decisions taken by the Election Commission cannot be challenged. B. The Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its powers by laws made by the Parliament. ठीक है। C. President of India can declare financial emergency without the counsel from the Cabinet. Okay. D. State legislatures cannot make laws on certain matters without union legislature. तो आर्टिकल 142 ये सुप्रीम कोर्ट को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देता है। ये कहता है कि एससी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी डिक्री या ऑर्डर पास कर सकता है किसी भी पेंडिंग केस में। Complete justice. ये काफी broad term है। इट इज। इसका मतलब जहां मौजूदा कानून से पूरा न्याय नहीं हो पा रहा हो, वहां एससी आगे बढ़कर जस्टिस इंश्योर कर सकता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस याद है? हाँ बिल्कुल। विक्टिम्स को कॉम्पेंसेशन के लिए लॉज कॉम्प्लेक्स थे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 यूज करके यूनियन कार्बाइड को $470 मिलियन का कॉम्पेंसेशन देने का ऑर्डर दिया टू डू कंप्लीट जस्टिस। राइट। और एससी ने कहा कि इस आर्टिकल के सामने ऑर्डिनरी लॉज की लिमिटेशंस नहीं चलेंगी। एग्जैक्टली। अब चलो क्वेश्चन और ऑप्शंस डिकोड करते हैं। द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इट मींस व्हेन वी से ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट लिमिट पावर्स अंडर आर्टिकल 142। ओके, ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, ईसी से नहीं। गलत। आउट। ऑप्शन सी फाइनेंशियल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट की बात हो रही है, इररेलेवेंट टू आर्टिकल 142। ठीक है। ऑप्शन डी स्टेट यूनियन लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात है, अगेन नॉट रिलेटेड। तो बचा सिर्फ ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट कंस्ट्रेन्ड बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। दिस परफेक्टली कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द स्टेटमेंट फ्रॉम द भोपाल गैस ट्रेजेडी जजमेंट। आर्टिकल 142 एससी को पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉज से ऊपर उठकर जस्टिस देने की पावर देता है।
दिस इज करेक्ट। इस पर कोई और इंटरेस्टिंग केसेस हैं? हाँ, आर्टिकल 142 को कई इंपॉर्टेंट केसेस में यूज किया गया है, जैसे बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस का ट्रायल ट्रांसफर करना, नेशनल स्टेट हाईवेज के पास लिकर बैन करना और विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 लाना। वाह। लेकिन इसके यूज पर डिबेट भी होती है रिगार्डिंग जुडिशियल एक्टिविज्म। इसका मेमोरी हैक। ऐसे सोचो, थिंक ऑफ 142 as 1 for 2. 2 मतलब दो फाइटिंग पार्टीज. Supreme Court steps in for the two to do complete justice that no law would. that's a good one. So, mini recap. Article 142 is SC's discretionary power to bypass ordinary laws for complete justice. Option B correctly describes this awesome power. जब जजेस के पास इतनी पावर है तो उन्हें रिमूव करने का प्रोसेस भी उतना ही टफ होगा ना. Let's dive into the next complex topic. Impeachment of a judge. हाँ, also from 2019, a long one. Consider the following statements. Let's see. Statement 1. The motion to impeach a judge of the Supreme Court cannot be rejected by the Speaker as per the Judges Inquiry Act 1968. 2. The Constitution defines incapacity and proved misbehavior. Okay. ठीक. 3. The details of the process of impeachment are given in the Judges Inquiry Act 1968. ठीक है. 4. If the motion is taken up for voting, the law requires motion to be backed by each house and supported by a majority of total membership and by not less than 2/3 of members present and voting. Okay, a detailed question. Options है A 1 and 2, B 3 only, C 3 and 4 only, D 1, 3 and 4. पहले तो एक बात क्लियर कर दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं हुआ है जजेस के लिए, बट कोलोक्युअली इस प्रोसेस को यही कहते हैं. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। ग्राउंड्स हैं प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. ये प्रोसेस आर्टिकल 124 में मेंशन्ड है और इसका प्रोसीजर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में डिटेल में दिया गया है. चलिए आप स्टेटमेंट्स देखते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाओ। स्टेटमेंट 1, कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर। ये गलत है। स्पीकर या चेयरमैन के पास मोशन को एडमिट या रिजेक्ट करने का पूरा पावर है। Okay. अ रिमूवल मोशन साइंड बाय 100 मेंबर्स इन लोकसभा या 50 मेंबर्स इन राज्यसभा उन्हें दिया जाता है एंड दे डिसाइड। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ठीक है. स्टेटमेंट 2 द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफाइंस, और ये भी गलत है. कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड्स बताता है इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर, लेकिन इन टर्म्स को डिफाइन नहीं करता। अच्छा, तो इसकी इंटरप्रिटेशन केस बाय केस होती है. यस, सो स्टेटमेंट 2 इज आल्सो आउट। यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक काम आएगा. जैसे ही हमने 1 और 2 को गलत प्रूव किया, देखो क्या होता है. ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट हो गए. अब सिर्फ बी और सी बचे. लेट्स चेक 3 and 4. करेक्ट। स्टेटमेंट 3 The details of the process are given in the Judges Inquiry Act 1968. बिल्कुल सही। Right. कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ग्राउंड्स बताता है, पूरा प्रोसीजर इस एक्ट में है, जैसे 3 मेंबर कमेटी का बनना, इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा। सो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। और स्टेटमेंट 4. ये स्पेशल मेजॉरिटी की डेफिनेशन दे रहा है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। जज को रिमूव करने के लिए दोनों हाउसेज में यही स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। So statement 4 is also correct. हाँ, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है सी। इस प्रोसेस को विजुलाइज कैसे करें? एक टाइमलाइन सोचो। Visualize this timeline. 150 MPs sign, Speaker Chairman admits, 3-member committee investigates, both houses pass with special majority, President orders removal. इस टाइमलाइन को याद रखो. Perfect. To sum up, Speaker can reject the motion, Constitution doesn't define the grounds, but the Judges Inquiry Act details the process, and a special majority is a must. Options 3 and 4 are correct. Okay, that was heavy. अब एक ऐसे टॉपिक पर चलते हैं जो सीधा कॉमन आदमी से जुड़ा है. Yes. Free legal help. Yes. Let's see what UPSC asked in 2020. Nalsa? हाँ, question from 2020. Yeah. In India, legal services authorities provide free legal services to which of the following type of citizens? Eligibility criteria पर है? Yes. 1. Person with an annual income of less than 1 lakh rupees. Okay. 2. Transgender with an annual income of less than 2 lakh rupees. 3. Member of other backward classes, OBC, with an annual income of less than 3 lakh rupees. ठीक है। 4. All senior citizens. Keyword all. Options: A. 1 and 2 only. B. 3 and 4 only. C. 2 and 3 only. D. 1 and 4 only. तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 का एम है सोसाइटी के वीकर सेक्शंस को फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना। नालसा इसके लिए पॉलिसीज बनाता है। द आइडिया इज जस्टिस फॉर ऑल। Great. चलो, अब एलिजिबिलिटी चेक करते हैं. ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख रुपीज। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मोस्ट स्टेट्स में नालसा ने इनकम लिमिट 1 लाख रखी है फॉर जनरल कैटेगरी। Okay, number 1 is correct. स्टेटमेंट 2, ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख रुपीज। ये भी करेक्ट है बट विद अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। ये दिल्ली स्टेट के लिए एक रूल है। अच्छा, पर इसको सही मानेंगे? हाँ, गिवन दैट इट एग्जिस्ट्स, द स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड करेक्ट इन द यूपीएससी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है. Statement 3. OBCs. मेंबर ऑफ ओबीसी विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख रुपीज। ये गलत है। ओबीसी के लिए कोई सेपरेट प्रोविजन विद दिस इनकम लिमिट नहीं है। एक्ट में SC/ST मेंबर्स मेंशन्ड है बट नॉट ओबीसीज विद अ स्पेसिफिक इनकम कैप लाइक दिस। Okay, so 3 is out. And 4. All senior citizens. द कीवर्ड हियर इज ऑल। ये गलत है। फ्री लीगल एड सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं है। उनकी एलिजिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स के रूल्स पर डिपेंड करती है और अक्सर इनकम क्राइटेरियन होता है। Got it.
तो यहाँ एलिमिनेशन कितना पावरफुल है। बताओ। स्टेटमेंट 3 और 4 गलत हैं, तो ऑप्शंस बी, सी और डी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। बचता है सिर्फ ऑप्शन ए। सो सिंपल ना। बिल्कुल। इसमें पेरिफेरल नॉलेज ये है कि एलिजिबिलिटी लिस्ट में और कौन-कौन है। जैसे Women and children, SC/ST members, victims of human trafficking, industrial workmen and persons with disabilities. ये लिस्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। मेमोरी हैक, नालसा की लिस्ट को ऐसे याद रखो, इट फोकसेस ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। जैसे इनकम 1 लाख, जेंडर आइडेंटिटी, ट्रांसजेंडर और वल्नरेबल ग्रुप्स, women, children, SC/ST। Perfect. In short, the income cap of 1 lakh is generally true. The transgender cap of 2 lakh is true for Delhi, but there's no specific OBC provision and not all senior citizens are eligible. So 1 and 2 are correct. चलो आगे बढ़ते हैं। 2021 का क्वेश्चन देखते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स को कंपेयर करता है। Okay, an interesting one. From 2021, with reference to Indian judiciary, consider the following statements. Statement 1. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. ठीक है। Statement 2. A high court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. Tricky. Options: A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, D. neither 1 nor 2. ये क्वेश्चन दो अलग-अलग आर्टिकल से है। पहला, आर्टिकल 128, जो रिटायर्ड जजेस के अपॉइंटमेंट से डील करता है, और दूसरा, हाई कोर्ट के रिव्यू पावर से, which is a bit tricky. चलो स्टेटमेंट 1 देखते हैं पहले। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सीधा-साधा स्टेटमेंट है फ्रॉम आर्टिकल 128। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के प्रायर कंसेंट से किसी भी रिटायर्ड SC जज को या क्वालिफाइड HC जज को भी वापस बुला सकते हैं टू सिट एंड एक्ट एज एन SC जज। ये वर्कलोड मैनेज करने के लिए होता है। यस, सो स्टेटमेंट 1 इज 100% करेक्ट। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पर। A high court has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग रहा है। हाँ है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर एक्सप्लिसिटली आर्टिकल 137 में है। हाई कोर्ट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं है। तो फिर उनके पास ये पावर है या नहीं? देखो, हाई कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड है अंडर आर्टिकल 215, और कई जजमेंट्स में जैसे पोटाकलथिल रामाकृष्णन केस, ये माना गया है कि एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड उनके पास इनहेरेंट पावर है अपने जजमेंट को रिव्यू करने की। लेकिन यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की में इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट माना था। अच्छा, क्यों? Probably because there is no explicit constitutional provision for it like the SC has. इसलिए for the exam हम इसे incorrect मान के चलेंगे। तो conclusion ये है कि statement 1 correct है, but statement 2 is considered incorrect by UPSC. Yes, इसलिए correct answer is A, 1 only. Memory क्यों? इसके लिए याद रखो, रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 128, और HC के रिव्यू पावर पर एक स्टार मार्क लगा लो, implicit not explicit like SC. ठीक है। So mini recap. CJI can call back retired judges with president's nod. But as per UPSC stand, high courts don't have the same explicit power of review as the Supreme Court. Correct. अब बात करते हैं एक ऐसी पावर की जो जुडिशरी को प्रोटेक्ट करती है, बट जिसके यूज पर हमेशा डिबेट होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। Another important topic. एक और क्वेश्चन 2021 से। Consider the following statements. Okay. Statement 1. Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Courts Act 1971 was passed. Factual statement. 2. The Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Courts to punish for contempt of themselves. 3. The Constitution of India defines civil contempt and criminal contempt. And 4. In India, the Parliament is vested with the powers to make laws on contempt of court. Okay. Options: A. 1 and 2 only, B. 1, 2 and 4, C. 3 and 4 only, D. 3 only. तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है कोर्ट की अथॉरिटी को डिलिबरेटली डिसरिस्पेक्ट करना। ये इसलिए है ताकि जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को मोटिवेटेड अटैक से बचाया जा सके। इसके दो टाइप्स हैं, राइट? सिविल एंड क्रिमिनल। हाँ, अब चलो स्टेटमेंट्स टेस्ट करते हैं। Let's do it. Statement 1. H.N. Sanyal Committee, Contempt of Courts Act 1971. This is a factual statement and it is correct. इस कमिटी के recommendations के बेसिस पर ही ये एक्ट बनाया गया था। Okay, 1 is correct. Statement 2. Constitution empowers SC and HC to punish for contempt. बिल्कुल करेक्ट। आर्टिकल 129 SC को और आर्टिकल 215 HC को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है और उन्हें कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की पावर देता है। तो 2 भी करेक्ट। स्टेटमेंट 3. हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है बट इन टर्म्स को डिफाइन नहीं करता। डेफिनेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दी गई है। दिस इज अ क्रूशियल डिस्टिंक्शन। Got it. एंड स्टेटमेंट 4. Parliament is vested with the powers to make laws on contempt of court. ये भी करेक्ट है। पार्लियामेंट को पावर है कि वो इस सब्जेक्ट पर लॉज बना सकती है, जैसा कि उसने 1971 में किया। तो यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक लगाते हैं। हाँ। जैसे ही स्टेटमेंट 3 को गलत प्रूव किया, ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो गए। करेक्ट। अब बचा ए और बी। Correct. सिंस स्टेटमेंट 4 करेक्ट है, आंसर मस्ट बी बी। परफेक्ट। यहाँ पेरिफेरल नॉलेज ये है कि सिविल कंटेम्प्ट मतलब कोर्ट के ऑर्डर को ना मानना, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब कोर्ट को स्कैंडलाइज करना या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर करना। मेमोरी हैक। याद रखो, कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है, आर्टिकल्स 129 to 15, लेकिन पार्लियामेंट प्रोसीजर और डेफिनेशन एक्ट 1971 एक्ट के थ्रू बताता है। ग्रेट डिस्टिंक्शन। So the Sanyal Committee link is correct. Constitution gives the power, Parliament makes the law, but the Constitution does not define the terms. Hence statements 1, 2 and 4 are correct. फाइनली आज का आखिरी सवाल।
ये लॉयर्स और उन्हें रेगुलेट करने वाली बॉडी से रिलेटेड है। लेट्स सी। Bar councils. ओके। Statement. One, government law officers and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates. थोड़ा confusing है. 2. Bar councils have the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law colleges. ठीक है. Options: A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, D. neither 1 nor 2. तो इंडिया में लीगल प्रोफेशन को एडवोकेट्स एक्ट 1961 रेगुलेट करता है. इसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI और स्टेट बार काउंसिल्स SBCs को क्रिएट किया. एडवोकेट वो है जो लॉ ग्रेजुएट हो और किसी SBC में एनरोल्ड हो. चलो स्टेटमेंट 1 एनालाइज करते हैं. ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है. हाँ, इसको ध्यान से पढ़ना होगा. सोर्स कहता है कि एन इमर्जिंग क्लास ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स सच एज गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स, कॉर्पोरेट लॉयर्स, पेटेंट अटॉर्नीज हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट्स. अच्छा. तो स्टेटमेंट का पहला हिस्सा गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स, ये सोर्स को कॉन्ट्रडिक्ट करता है. तो इस लॉजिक से स्टेटमेंट 1 गलत है. करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट. ओके. व्हाट अबाउट स्टेटमेंट 2? BCI और SBCS को ये पावर्स देता है. वो ही लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड सेट करते हैं, लॉ कॉलेजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं और प्रोफेशन के लिए रूल्स बनाते हैं. तो कंक्लूजन है कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. यस, सो द आंसर इज B2 ओनली. इसका मेमोरी हैक. ऐसे सोचो, थिंक ऑफ बार काउंसिल एज द BCCI ऑफ लॉ. जैसे BCCI क्रिकेट के रूल्स बनाता है, वैसे ही बार काउंसिल लीगल एजुकेशन और लॉयर्स के रूल्स बनाता है. सही है. In short, the definition of advocate is narrower than we think, excluding many legal professionals. But bar councils are undoubtedly the powerful regulators of legal education. So, only statement 2 is correct. वाह, व्हाट अ सेशन. चलो एक क्विक रिकैप करते हैं. आज हमने जुडिशरी के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझा थ्रू PYQs. हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है, ग्राम न्यायालय सिविल और क्रिमिनल दोनों केस देखती हैं, और जुडिशियल रिव्यू लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करता है. फिर हमने आर्टिकल 142 की कंप्लीट जस्टिस पावर देखी, जजेस के टफ रिमूवल प्रोसेस को समझा और नालसा के अंडर फ्री लीगल एड की एलिजिबिलिटी जानी. Finally, we clarified the powers related to retired judges, contempt of court, and the regulatory role of bar councils. हर क्वेश्चन एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता है. तो इस सब के बाद अ फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट लिसनर्स के लिए. बिल्कुल. सोचने वाली बात यह है, आर्टिकल 142 जैसी पावर्स जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच के बीच की लाइन को ब्लर करती हैं. एक तरफ कंप्लीट जस्टिस है, दूसरी तरफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल. हाउ डू वी एंश्योर अ बैलेंस? इस पर सोचना जरूरी है. अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिफ्लेक्ट ऑन. अगर इस डिटेल डिस्कशन में मजा आया और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए तो इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलना. अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट्स में बताओ कि अगला कौन सा टॉपिक हम डिकोड करें. फॉर मोर सच डीप एनालिसिस मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड टू द चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. See you next